स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद अमन कुल में। आज हम डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन GNCT ऑफ दिल्ली का आपका प्रैक्टिस पेपर यानी सैम्पल पेपर लाए हैं, जो कि DOE की तरफ से आपका सैम्पल पेपर है। मिड टर्म एग्जामिनेशन आपका 17 तारीख को आपका जो है SST का एग्ज़ाम है, उसका सैम्पल पेपर हम आज सोशल साइंस का सैम्पल पेपर देखेंगे। और इस सैम्पल पेपर में जो क्वेश्चंस होंगे ना, वो आपके पेपर से रिलेटेड, अगर आपने ये कर लिया ना, यानी आप पेपर से ऑलमोस्ट रेडी हैं, क्योंकि इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस ही आते हैं। कुछ इंस्ट्रक्शन यहाँ पे 5 सेक्शन दे रखे हैं, सेक्शन A, B, C, D एंड E। क्वेश्चन पेपर में 40 क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन कंपलसरी है और इंटरनल चॉइस है। हर कुछ ज़्यादातर क्वेश्चंस में आपको कोई एक ही अटैम्प्ट करनी है। मार्क्स इंडिकेट हैं। सेक्शन A में हमारे 1 से 27 तक के क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है 1 मार्क के। सेक्शन B हमारे क्वेश्चन सीरियल 28 से 31 तक के हैं, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है 3 मार्क्स के, और आपको 80 वर्ड से ज़्यादा नहीं लिखना उसमें। सेक्शन C 32 से 35 क्वेश्चन है, जो कि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है 4 मार्क्स के। आपको इन क्वेश्चन को भी 80 मार्क्स से ज़्यादा नहीं करना। सेक्शन D जो है आपका 36 से 39 कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है, केस बेस्ड क्वेश्चन है, 5 मार्क्स का है। और सेक्शन E जो आपका वो क्वेश्चन नंबर 14 है, जो कि मैप बेस्ड क्वेश्चन है 5 मार्क्स का, जो कि 14.1 हिस्ट्री के और मैप वर्क जो कि 2 मार्क्स का होगा। 14.2 ज्योग्राफी का है, जो कि 3 मार्क्स का होगा। और सेपरेट विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट के लिए भी क्वेश्चन दे रखा है 14 ही। अब यहाँ पे आपको सबसे पहले सेक्शन A में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस है, हम सारे क्वेश्चंस करते जाएंगे और मैं इंग्लिश में बोलूँगी, और जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं वो भी अपना क्वेश्चन पढ़ते जाएंगे, और जो इंग्लिश में आंसर है वही हिंदी में भी आंसर है, यानी जो इंग्लिश का क्वेश्चन है वही हिंदी में। इनमें से कौन सी करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है ये बतानी है। तो हमें पता है जो प्राइमरी सेक्टर होता है वो एग्रीकल्चर सेक्टर भी कहलाता है, सेकेंडरी सेक्टर इंडस्ट्रियल सेक्टर भी कहलाता है, बैंकिंग हमारी टर्शरी सेक्टर में आती है, पर जो फिशिंग होती है ना वो सेकेंडरी सेक्टर में नहीं आती, यानी जो मत्स्य पालन है वो द्वितीय क्षेत्र में नहीं आता। तो ये आता हुआ लिखा है इसमें, आता हुआ तो यानी गलत स्टेटमेंट है, हमें इनकरेक्टली निकालनी थी, तो C ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है सेकंड क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पंजाब के समृद्ध किसान के लिए विकास का लक्ष्य नहीं हो सकता, यानी जो पंजाब के प्रॉस्परस फार्मर हैं उनके डेवलपमेंट नहीं हो सकता। कौन सा नहीं हो सकता? अपनी उपज के लिए कम समर्थन मूल्य, यानी अपनी जो भी उनकी जो फसल है उनके लिए वो कम मूल्य लेंगे, तो वो विकास नहीं हुआ। तो लोअर सपोर्ट प्राइस फॉर हिज क्रॉप, तो A ऑप्शन करेक्ट है। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 के संदर्भ में क्या सही है, यानी जो मनरेगा है 2005 एक्ट, यानी महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, वो हमें इंश्योर करता है 100 डेज़ का जॉब्स, तो ये सही होगा। वो हमें, और ये रूरल एरियाज़ के लिए ये भी सही है। और अगर गवर्नमेंट किसी को जॉब नहीं दे पाई तो उसे अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस भी देती है, तो ये भी सही है। तो अब देखिए तीनों स्टेटमेंट ट्रू है, बट हमें तो कोई एक ही बतानी होती, तो ऑल स्टेटमेंट आर ट्रू, D ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है फोर्थ क्वेश्चन, यदि किसी क्षेत्र में बड़े बांध को बनाया जाता है तो स्थानीय लोग उसका विरोध क्यों करते हैं, या इफ़ बिग डैम्स आर कंस्ट्रक्टेड इन एरिया वाई डू वी लोकल पीपल रेसिस्ट दिस, तो लोकल पीपल इसे रेसिस्ट इसीलिए करते हैं क्योंकि उन्हें वो जगह छोड़नी पड़ सकती है, यानी वो डिस्प्लेस होते हैं वहाँ से। डैम लगाएंगे तो जहाँ पे डैम के जो लोग रहते हैं अब उन्हें तो हटना ही पड़ेगा। नेक्स्ट है फिफ्थ क्वेश्चन, किसी देश की औसत आय उसकी कुल आयु में निम्नलिखित में से कितने भाग देकर निकल जाती है, यानी जो एवरेज इनकम होती है किसी कंट्री की, कैलकुलेट करते हैं टोटल इनकम उस कंट्री की और टोटल पॉपुलेशन, तो इसमें आपका A ऑप्शन यानी कुल जनसंख्या आ जाएगा। सिक्स्थ क्वेश्चन है, जो शिक्षा एवं स्वास्थ्य के आधारभूत प्रावधानों के भारत में डैश शिशु में मृत्यु दर सबसे कम है, तो मृत्यु दर आपको पता है केरल में सबसे कम है। केरला हैज़ लो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बिकॉज इट हैज़ एडिक्ट प्रोविजन ऑफ बेसिक हेल्थ एंड एजुकेशन फैसिलिटीज़, तो केरला आ जाएगा। नेक्स्ट है द्वितीय क्षेत्रों को डैश नाम से भी जाना जाता है, तो सेकेंडरी सेक्टर को हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी मानते हैं, तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर आपका आ जाएगा इसमें, सेकेंडरी सेक्टर यानी मैन्युफैक्चरिंग औद्योगिक क्षेत्र। एक देश जिसमें जीवन स्तर स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए लिहाज से बेहतर माहौल है
उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम डेवलपिंग नेशन कहते हैं, यानी विकासशील देश के रूप में जाना जाता है, डेवलपिंग। 9th क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन मिलेट्स। तो मिलेट्स 3 टाइप्स के होते हैं। मिलेट्स में 3 जो है क्रॉप्स आती है, ज्वार, बाजरा और रागी, ये 3 आती है। ये 3 मिला के हमारी मिलेट्स बनाती हैं। तो इसमें आप देखिए कौन सा है, तो हमारा ज्वार है और बाकी नहीं है। तो इसमें सी ऑप्शन ज्वार करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है असर्शन रीजन क्वेश्चन। वीट इज़ अ खरीफ क्रॉप और ये हमारे विंटर सीजन में होती है। तो आप देखिए जो यहाँ पे क्वेश्चन जो है वो हमारा गलत दे रखा है। जो गेहूँ होती है वो खरीफ फसल नहीं होती, गेहूँ एक रबी फसल होती है और ये शीत ऋतु में बोई जाती है। यानी इसमें हमारा संकल्पना यानी असर्शन रॉन्ग है और कारण सही है। तो इसमें आपका डी ऑप्शन हो जाएगा, संकल्पना गलत है परंतु कारण सही है। यानी असर्शन करेक्ट है, इनकरेक्ट है बट हमारा असर्शन इनकरेक्ट है बट रीज़न करेक्ट है, डी ऑप्शन करेक्ट है। अब कोई एक रबी क्रॉप बताइए, तो रबी क्रॉप हमारी वीट ही हो जाएगी, तो आप गेहूँ लिख देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आ जाएगा हमारा, इन विच कंट्री झूम फार्मिंग नोन एज रे। तो झूम फार्मिंग को रे किस कंट्री में कहा जाता है, तो ये आपकी बुक में लिखा है वियतनाम। तो वियतनाम में झूम कृषि को हम रे नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इन अनाउंस बाय गवर्नमेंट इन सपोर्ट ऑफ क्रॉप। तो क्रॉप के सपोर्ट में मिनिमम सपोर्ट प्राइस यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य गवर्नमेंट के सपोर्ट में बोला गया है, अनाउंस हुआ है। जायद की फसल को कब बोया जाता है, तो वो हमारी गर्मी के मौसम में, यानी जून टू, वैसे बुक में तो हमारा मार्च से लेके जून तक लिखा है, तो मार्च का नेक्स्ट अप्रैल महीना और जून का नेक्स्ट जुलाई। तो इसमें आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जहाँ पे कोई भी फसल नहीं उगती यानी रबी भी नहीं उगती खरीफ, तो वो बचे हुए हमारे जायद बोई जाती है। सिविल वॉर से आप क्या समझते हैं। सिविल वॉर ऐसा युद्ध, मतलब सिविल वॉर होता है जब हम एक ही देश के लोग एक दूसरे से जब लड़ने लगते हैं तो उसे सिविल वॉर कहते हैं। जस्ट लाइक यहाँ पे बताया है, अ वार बिटवीन ग्रुप ऑफ पीपल हु लिव इन द सेम कंट्री। एक ही देश के नागरिकों के दलों का आपस में युद्ध हो तो वो हम उसे गृह युद्ध यानी सिविल वॉर कहते हैं। अब श्रीलंका में कौन सा जातीय समूह अल्पसंख्यक था, यानी विच एथनिक क्लासेस माइनॉरिटी इन श्रीलंका। तो कौन सी थी, वो थी तमिल स्पीकर्स जो थे वो माइनॉरिटी थे, 80% थे और उनमें हिंदू और मुस्लिम आते थे। नेक्स्ट विच एथनिक क्लास, तमिल आप इसमें हिंदी में लिख देंगे तमिल और 18%। विच एथनिक क्लासेस माइनॉरिटी इन बेल्जियम। तो बेल्जियम में कौन सी माइनॉरिटी थी, तो बेल्जियम में 2 लैंग्वेज थी, एक डच, फ्रेंच और जर्मन। तो वैसे तो जर्मन को माना जाएगा 1% है, बट वहाँ पे मेनली किसकी थी, डच और फ्रेंच की थी, तो इसमें फ्रेंच माइनॉरिटी में होगा। आप इसे फ्रेंच जो कि वेलोनिया रीजन में रहती थी, आप ये भी लिख सकते हैं, वेलोनिया रीजन में रहती थी, फ्रेंच लैंग्वेज माइनॉरिटी में थी। आपको बेल्जियम की कैपिटल बतानी है तो वो ब्रुसेल है, ब्रुसेल, वो आप लिख देंगे हिंदी में भी। When was an act passed to recognize सिन्हाला एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज। तो सिन्हाला को ऑफिशियल लैंग्वेज कब घोषित करा गया, तो वो एक्ट जो था वो 1956 में पास हुआ कि सिन्हाला को ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर कर दिया गया। फिर इस सेंटेंस को आपको 18 क्वेश्चन है, इस सेंटेंस को दोबारा लिखना है। स्टेट गवर्नमेंट जो होती है वो सेंट्रल लिस्ट बनाती है, लॉ बनाती है सेंट्रल लिस्ट पे, तो ये स्टेट गवर्नमेंट नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट होती है। सेंट्रल गवर्नमेंट होता है राइट टू मेक अ सेंट्रल लिस्ट। नेक्स्ट है भारत में डैश स्तर की सरकार है। भारत में किस स्तर की, तो भारत में 3 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट है, लोकल, स्टेट और सेंट्रल। व्हेन वाज द रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन फॉर्म। तो जो राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कब किया गया था, तो कब किया गया था, वो हमारा सन 1953 में हुआ था। कितनी लैंग्वेज हमारी इंक्लूड हुई है 18th शेड्यूल्ड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, तो 22 लैंग्वेज इंक्लूड हुई है, तो आप इसमें 22 भाषाएं लिख देंगे। व्हेन वाज वीना कांग्रेस ऑर्गेनाइज। तो वीना कांग्रेस कब ऑर्गेनाइज हुई थी, वो 1814 से लेकर 1815 में ऑर्गेनाइज हुई थी। फिर यहाँ पे एक क्वेश्चन है जो कि मैं इंग्लिश में पढ़ देती हूँ। एक फर्स्ट क्लियर एक्सपेंशन ऑफ नेशनलिज्म केम विद द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, यानी एकदम पता चल गया था, हाँ मतलब सबसे पहले जो
नेशनलिज्म की फीलिंग थी वो फ्रेंच रिवॉल्यूशन से आई थी, जो कि 1789 में हुआ था। तो बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। इसका रीज़न हमें दे रखा है क्योंकि जो पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज थे वो फ्रेंच रिवॉल्यूशन के ट्रांसफ़र हुए सोवर्जिनिटी में, मोनार्की से फ्रेंच के सिटीज़न में। तो ये रीज़न भी करेक्ट है, असर्शन भी करेक्ट है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा। रोलेट एक्ट कब इम्प्लीमेंट हुआ यानी कब लाया गया, तो वो 1919 में लाया गया था, जब जलियांवाला बाग का हत्याकांड हुआ था। ये आपको दोनों ही याद रखना है, तो दोनों ही याद हो जाएंगे। वो हैड ड्राउन द इमेज ऑफ भारत माता, तो भारत माता की इमेज सबसे पहले अमिंद्रनाथ टैगोर ने करी थी। तो आप इसमें आंसर करेंगे अमिंद्रनाथ टैगोर 1905 में। फिर है सिल्क रूट से आप क्या समझते हैं, तो सिल्क रूट में आप लिख सकते हैं सिल्क रूट एक हिस्टोरिक ट्रेड रूट है जो कि सेकेंड सेंचुरी BC से लेके 14 सेंचुरी 8 तक आई है, और ये एशिया से मेडिटेरेनियन ये ट्रांसफ़र करती थी चाइना, इंडिया, पर्शिया, अरबिया, ग्रीस और इटली, इन सब में होती थी। ये रेशम मार्ग प्राचीन काल और मध्यकाल में ऐतिहासिक, व्यापारिक, सांस्कृतिक समूह का एक समूह है जिसके माध्यम से यूरोप, एशिया और अफ्रीका जुड़े हुए थे। फिर 27 क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ब्रिटेन वुड सिस्टम। तो ब्रिटेन वुड सिस्टम से आप क्या समझते हैं, आपको बताना है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे ब्रिटेन वुड सिस्टम एक सेट ऑफ यूनाइफाइड रूल है, पॉलिसीज़ हैं जिसमें इंटरनेशनल करेंसी और एक्सचेंजेस रेट उसमें दिखाए जाएंगे। इस सम्मेलन का मकसद है अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बढ़ाना और मुद्रा और विनिमय दरों को स्थिर करना। इस प्रणाली के निर्माताओं को ये यकीन था कि इस मौद्रिक व्यवस्था से सोने को हटाकर हासिल किया जा सकता है, इसलिए उन्होंने पूरी दुनिया के लिए सोने के बजाय डॉलर का मानक तैयार कर दिया। नेक्स्ट सेक्शन B शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट क्यों स्टार्ट किया गया, क्योंकि जो ब्रिटिशर्स थे वो आप लिख सकते हैं इसके रीजंस और इसके इम्पैक्ट्स क्या हुए नॉन कॉरपोरेशन के, जो कोई भी कॉरपोरेट करने नहीं लगा, स्कूल के बच्चे स्कूल नहीं जाने लगे, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। नेक्स्ट सिविल डिसोबेडिएंट मूवमेंट क्यों स्टार्ट हुआ, तो जो लॉर्ड इरविन पैक्ट था वो जो लॉर्ड इरविन थे उन्होंने वो उन्होंने जो 11 डिमांड्स थी वो नहीं मानी, तो सॉल्ट को बनाकर जो सॉल्ट लॉ ब्रोक करा, वही सिविल डिसोबेडिएंट मूवमेंट्स का स्टार्टेड था। उसके इम्पैक्ट्स आपको बता देने हैं, उसके इम्पैक्ट्स क्या हुए, सिविल डिसोबेडिएंट पूरी कंट्री में हुआ। नेक्स्ट है आपको रीज़न बताना है स्कैरसिटी इंडिया में, वाटर स्कैरसिटी क्या हो के भारत में जल की कमी के कारण क्या है, ओवर इरिगेशन हो जाती है, ओवर इरिगेशन, ओवर एक्सप्लेनेशन वाटर का, पानी ज़्यादा यूज होता है, और बहुत सारे रीज़न है आपकी बुक में आपको लिखे हुए हैं, आपने नोट्स बनाए होंगे तो उसमें भी आपने ज़रूर इस पॉइंट को मेंशन किया होगा। फेडरलिज्म इंडिया का है वो स्ट्रॉन्ग होता रह रहा है डे बाय डे, इस स्टेटमेंट को आपको रीज़न के साथ बताना है। जो भारत में संघवाद है वो दिन प्रतिदिन मजबूत हो कैसे हो रहा है वो आपको बताना है इसमें। नेक्स्ट है फीचर्स ऑफ ऑर्गेनाइज सेक्टर, तो ऑर्गेनाइज सेक्टर तो ये इसमें वर्किंग आवर फिक्स होते हैं और हमारी छुट्टियों के भी पैसे मिलते हैं, पेड विजेस हॉलीडेज़ होते हैं, बहुत सारे इसके फंक्शन है। और आपको या फिर आपको अनऑर्गेनाइज सेक्टर के फीचर्स बताने, तो इसमें PF वगैरह सब होता है, इसमें मतलब अच्छी कंडीशन होती है और अनऑर्गेनाइज में बुरी कंडीशन होती है, वही आपको दोनों में से कोई एक करना है। नेक्स्ट 32 क्वेश्चन है, आपको यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी बताना है, जर्मनी का यूनिफिकेशन कैसे हुआ, या फिर आपको यूनिफिकेशन ऑफ इटली बताना है। तो इटली आपको पता है 7 पार्ट में डिवाइड था, फिर जो 2 पार्ट थे वो कौन राज करता था, और फिर उनके वहाँ पे किसी मेदिनी आके उन्होंने तीनों को एक साथ जोड़ा और इटली का यूनिफिकेशन वगैरह हुआ। तो ये आप पॉइंट्स जो थे वो नहीं लिख सकते हैं। फीचर्स बताने हैं एल्वियल सॉइल के, तो एल्वियल सॉइल के फीचर्स या फिर ब्लैक सॉइल के फीचर्स आप बता सकते हैं। बेल्जियम ने क्या करा, एक्यूमुलेट करा डाइवर्सिटी को, इस स्टेटमेंट को बताना है, यानी बेल्जियम ने विविधता को समायोजित करा, यानी जो डच स्पीकिंग पर्सन थे और जो फ्रेंच स्पीकिंग पर्सन थे, ये डाइवर्सिटी है, यानी ये अलग है ये अलग है। अब इन डाइवर्सिटी को उसने एक्यूमुलेट करा, वो तो चाहता था कि जैसे श्रीलंका में वो मेजॉरिटिज़म भी कर सकता था, बट उसने मेजॉरिटिज़म नहीं करा क्योंकि ये करेक्ट सॉल्यूशन नहीं है। जो फ्रेंच इसने डाइवर्सिटी को अच्छे से करा और स्टेट मतलब उन्होंने डच स्पीकिंग पर्सन को भी इक्वल रखा और
फ्रेंच स्पीकिंग पर्सन्स को भी इक्वल रखा। ये उन्होंने डाइवर्सिटी को ठीक करा। डेवलपमेंट क्या होता है, डेवलपमेंट को डिफाइन करना है आपको, तो आप इसे कर सकते हैं, बुक में आपको दे रखा है। तो ये स्टेटमेंट क्वेश्चन नंबर 36 है। 36 क्वेश्चन में आपको इस टेबल को पढ़ना है और क्वेश्चन के आंसर करने हैं। शेयर ऑफ सेक्टर इन एम्प्लॉयमेंट परसेंटेज दे रखा है आपको। इसमें से कौन सा सेक्टर, ये तीनों सेक्टर दे रखे हैं, ये 2 ईयर दे रखे हैं, उन सेक्टर के बीच में ईयर का कुछ जो भी आपको क्वेश्चन पूछा है आपको बताना है। विच हैज़ द हाइस्ट परसेंटेज ऑफ शेयर इन एम्प्लॉयमेंट इन द ईयर, तो हाइस्ट परसेंटेज कितनी है, प्राइमरी सेक्टर की है, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। विच सेक्टर हैज़ लोएस्ट परसेंटेज किस में है, 2011-12 में, तो 2011-12 में लोएस्ट हमारी 24 सेकेंडरी सेक्टर है, तो बी ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट कौन से सेक्टर में जो परसेंटेज है वो डिक्रीज़ हुई है 2011-12 से, डिक्रीज़ हुई है 2011-12 में कंपेयर टू 1970, तो कौन सा सेक्टर है जिसमें डिक्रीज़ हुई है, यानी इसमें तो ठीक थी बट डिक्रीज़ हो गई, इसमें आगे, तो ये प्राइमरी सेक्टर है, इसमें ठीक है पर इसमें आगे डिक्रीज़ हो गई, तो प्राइमरी सेक्टर आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है इन विच सेक्टर परसेंटेज ऑफ शेयर इंक्रीज बाय मोर देन डबल ऑफ 2011 टू कंपेयर एज टू 1972, तो इसमें डबल हो गए हैं, तो अब देखिए डबल तो हमारे मोर देन डबल है, तो ये हमारे 15 का डबल तो हमें पता है 13 होता है, ये तो हो नहीं सकता, एक बार हम देखेंगे। 11 का डबल 22 होता है, ये हो सकता है। 74 का डबल तो होगा नहीं, तो ये हमारा सेकेंडरी सेक्टर आपका आंसर आ जाएगा, तो आप इसमें सेकेंडरी सेक्टर है बी ऑप्शन, इसमें आप लास्ट में बी ऑप्शन पे टिक कर लेंगे। नेक्स्ट, विच सेक्टर प्रोवाइड ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ड्यूरिंग 2011-12, तो हाफ ऑफ द टोटल पॉपुलेशन कौन दे रहा है, तो टोटल पॉपुलेशन का हाफ, तो 2011-12 में हाफ ऑफ द ऑलमोस्ट, आप देखिए हाफ कितने होती है, 50 होती है, किसी भी चीज़ का 100 का हाफ 50 होता है, तो ऑलमोस्ट 49 ही हमारा हाफ ऑफ द जा रहा है, यानी इसमें आपका प्राइमरी सेक्टर आ जाएगा। नेक्स्ट एक और आपकी केस स्टडी दे रखी है क्वेश्चन नंबर 37 के लिए। प्रोजेक्ट टाइगर से आपको केस स्टडी पढ़ना है, देन आपको क्वेश्चन करना है, ये पूरी केस स्टडी है, मैं आपको डायरेक्ट क्वेश्चन ही करवा रही हूँ, आपको केस स्टडी भी पढ़नी है। बट प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च कब हुआ था, 1973 में हुआ था। कितने टाइगर रिजर्व्स हमारी इंडिया में हैं, तो ये क्वेश्चन का मुझे अप्रॉक्स वैल्यू नहीं पता, तो यहाँ पे लिखी होगी। प्रोजेक्ट टाइगर हमारा लॉन्च हुआ था 1970 में, और यहाँ पे हमें दे रखा है, बट हमें ये नहीं, इसमें कहीं भी मेंशन करने का रखा है कि कितने टाइगर रिजर्व्स हैं, तो इसका आंसर आप मुझे गूगल पे सर्च करके बताएंगे, एंड देन आप करेक्ट वैल्यूज़ में लिख लेंगे। फिर है कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ पे लोकेट होता है, तो कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में है। एक टाइगर रिजर्व जो कि केरला में है, तो वो पेरियार है। सरिस्का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी राजस्थान की किस लिए फेमस है, वो टाइगर रिजर्व के लिए फेमस है। नेक्स्ट ये ही आपकी एक टेबल दे रखी है जो हम इंग्लिश में ही देखेंगे। यहाँ पे वुमेन इन नेशनल पार्लियामेंट इन डिफरेंट रीजन ऑफ द वर्ल्ड परसेंटेज में दे रखी है। किस रीजन में हाईएस्ट परसेंटेज है नेशनल पार्लियामेंट की, तो किस रीजन में हाईएस्ट है, तो वो ऑफकोर्स अमेरिका में है, तो इसमें सी आपका ऑप्शन आ जाएगा, 20 सबसे ज़्यादा है ना। फिर है कौन से रीजन में इक्वल रिप्रेजेंटेशन है वुमेन की नेशनल पार्लियामेंट और वर्ल्ड एवरेज में, तो आप देखिए वर्ल्ड एवरेज 66 है और 66.6 सब सहारा अफ्रीका में भी है, तो इसमें आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन है 38.3, हाउ मैनी रीजन ऑफ द वर्ल्ड हैव मोर देन, कितने रीजन हैं जिसकी वर्ल्ड एवरेज वुमेन रिप्रेजेंटेशन से ज़्यादा है, तो 2 की है, वो आप यहाँ से देख भी सकते हैं। 16.6 से बड़ा हमारा 19.6 और 22.6, यानी 2 आंसर आएगा। कितनी परसेंटेज हमारी वुमेन रिप्रेजेंटेशन इन द इंडियन पार्लियामेंट, तो इंडिया की 19.6 है, इंडिया की हमारी 8.3 है, तो यहाँ पे आप 8.3 करेंगे, सी ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू, तो हमारी मैंने जितनी ऑब्जर्व करा तो वुमेन, आप देखिए अमेरिका जो है वो वर्ल्ड एवरेज से बड़ा है, लोअर दे रखा है, बट ये तो गलत स्टेटमेंट है, अमेरिका 22 पॉइंट कुछ है और ये वर्ल्ड एवरेज तो 66 है। यूरोप हमारा बड़ा, यूरोप जो है हमारा लोअर देन वर्ल्ड एवरेज, तो यूरोप भी बड़ा है,
साउथ एशिया हमारा छोटा है वर्ल्ड एवरेज से, पर जो अरब है वो वर्ल्ड एवरेज से ही छोटा है। तो ये हमारी करेक्ट स्टेटमेंट है, बाकी हमारी रॉन्ग है। नेक्स्ट यहाँ पे 39 जो क्वेश्चन है वो आप यहाँ से देख सकते हैं। इसका PDF भी मैं डाउनलोड करने के लिए आपको लिंक दे दूँगी, या फिर मैंने जो लास्ट वीडियो में बता रखा है कि आपका कैसे डाउनलोड करें, उसमें से आप जाके देख सकते हैं और डाउनलोड कर सकते हैं। 39 जो क्वेश्चन है उसका हम सॉल्व करते हैं। इन त्रिदिनत मोहर्रम प्रोसेशन वाज ट्रांसफॉर्म इनटू होसे। तो यहाँ पे आप देखिए एनुअल मोहर्रम प्रोसेशन वाज ट्रांसफर इनटू होसे। तो आपका ए ऑप्शन। वेयर वाज चटनी म्यूज़िक पॉपुलर। चटनी म्यूज़िक इंडिया में पॉपुलर था। बॉब मार्ली वाज द रेजिडेंट ऑफ। तो यहाँ पे ही आपका आंसर लिख रखा है, आप वहाँ से देख सकते हैं। आपको बस पैसेज पढ़ना है, आपके आंसर सारे पैसेज में ही होते हैं। इंडेंचर्ड लेबर क्या है? इंडेंचर्ड लेबर वाज कंसाइडर एज अ न्यू सिस्टम ऑफ स्लेवरी या न्यू सिस्टम ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। तो ये एक स्लेवरी का ही सिस्टम है, तो आप इसमें स्लेवरी करेंगे। फिर है वो अमॉन्ग द फॉलोइंग मेड रथाफरिज्म फेमस। तो रास्ता फरिज्म फेमस, ये भी आपकी उस पैसेज से ही क्वेश्चन है, वो आप देख सकते हैं। इनमें से कौन सा करेक्ट आंसर नहीं है इंडेंचर्ड लेबर के लिए? तो हार्श कंडीशन फॉर लिविंग एंड वर्किंग, ये तो करेक्ट है। लैक ऑफ लीगल राइट्स करेक्ट है। चूज़ राइट टू चूज़ गवर्नमेंट, तो ये करेक्ट नहीं है, तो आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब मैप बेस्ड क्वेश्चन है जो कि आप करेंगे। इसमें सबसे पहले 14.1 यानी फर्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या कर रखा है? इंडिया के 2 मैप दे रखे हैं, ए और बी लोकेट दे रखा है। आपको प्लेस बताना है जहाँ पे जलियांवाला बाग का इंसिडेंट हुआ। तो यहाँ पे आप देखिए जलियांवाला बाग का इंसिडेंट ए पार्ट दे रखा है, यानी अमृतसर में हुआ था, मैंने आपको बताया था। नेक्स्ट हमें इसमें ही बताना है द प्लेस वेयर गांधी जी स्टार्ट मूवमेंट फॉर इंडिगो प्लांटर्स। तो गांधी जी ने चंपारण बिहार में करा, तो यहाँ पे चंपारण है बिहार में, तो यहाँ पे आप लिखिए बिहार चंपारण इंडिगो प्लांटेशन के लिए ही उन्होंने वहाँ पे यूज़ करा था। अब 14.2 में अभी अब हमें 14, ये तो हमारे हिस्ट्री के क्वेश्चन हो गए। 14.2 में हमें ज्योग्राफी के हीराकुंड डैम बताना है, नागार्जुन सागर डैम बताना है और राणा प्रताप सागर डैम बताना है। तो आपको स्टेट्स तो पता ही है, इतने बड़े हो गए हैं, आपको स्टेट्स तो सारी पता है कि कौन सी स्टेट्स का है। और मैं यहाँ पे रफली एक इंडिया का मैप भी बताती हूँ और मैं यहीं पे आपको आंसर बताती हूँ। यहाँ पे उड़ीसा होता है, हीराकुंड डैम हमारा उड़ीसा में है। नेक्स्ट नागार्जुन सागर डैम, जो नागार्जुन सागर डैम जो है वो हमारा आंध्र प्रदेश और तेलंगाना रीजन में आता है। तो आंध्र प्रदेश आप यहाँ पे AP, आंध्र प्रदेश तेलंगाना में आता है। आंध्र प्रदेश के अंदर भी एक तेलंगाना है उसके लिए। और राणा प्रताप सागर हमारा राजस्थान में आता है, तो आप यहाँ पे राजस्थान होता है, राणा प्रताप सागर राजस्थान कर लेंगे। यही क्वेश्चन है और विजुअली इम्पेयर्ड के लिए ही है, तो वो भी हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। आपको स्टेट बताना है जहाँ पे जलियांवाला बाग इंसिडेंट हुआ, तो वो इंसिडेंट हमारा अमृतसर में हुआ था। स्टेट बताना है, तो पंजाब में हुआ था। आपको स्टेट बताना है जहाँ पे गांधी जी ने मूवमेंट इंडिगो प्लांटर्स के लिए स्टार्ट करा, तो वो बिहार। स्टेट बताना है जहाँ पे हीराकुंड डैम है, तो उड़ीसा। और नागार्जुन डैम जो है वो हमारा आंध्र प्रदेश। तो यहाँ पे आपका जो पूरा सर सैम्पल पेपर है वो कंप्लीट होता है। आई होप कोई भी डाउट हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं आपको एक बार पूरा दिखा भी देती हूँ। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अब अदर सब्जेक्ट के सैम्पल पेपर भी मेरे चैनल पे अपलोड हैं, तो आप उन्हें भी देख सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक ज़रूर करिए, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, बाय बाय गाइस। एंड ये हमारा पूरा शो कर दिया मैंने। आई होप ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। एंड ये पूरा कंप्लीट यहाँ पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, बाय बाय।